नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 1385/2025 एवं 1386/2025 में पारित आदेश 1 सितंबर 2025 के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं के अध्यापन कर रहे शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा। तो जो शिक्षक अध्यापन कर रहे हैं और सेवा में नियुक्त हैं, उनके लिए यह परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसके बारे में पूरी नोटिफिकेशन का हम अध्ययन करेंगे और एक एक चीज को आराम से बारीकी से समझेंगे। मैंने जो मेन चीजें सबको हाईलाइट कर रखा है। तो परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका आपके सामने है। ऑनलाइन आवेदन का फॉर्म 21/8/2026 से फार्म भरे जा रहे हैं और अंतिम तिथि 4/9/2026 है और आवेदन में संशोधन करने की तिथि 21/8 से लेकर 9/9/2026 तक संशोधन किए जाएंगे। तो इसके बाद परीक्षा दिनांक व दिन 12/10/2026 सोमवार से प्रारंभ होगा। तो ये भी क्लियर हो गया हमारा एग्जाम इसका कब होगा। परीक्षा शुल्क की बात करें तो सेवारत शिक्षक हेतु पात्रता परीक्षा 1000 रुपये यहाँ पर रहने वाली है और ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी जैसे ऑनलाइन परीक्षा होगी। तो जैसे दिन 12/10/2026 है ये, तो इस हिसाब से प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली दोनों में दे रखा है। इस हिसाब से आपका समय रहने वाला है। तो इसको आप वीडियो रोक के आराम से समझ सकते हैं। इसके बाद जो ये निर्देश दिए गए हैं, इसमें सारे निर्देश पढ़ने आपको जरूरी हैं। सारे निर्देश आप पढ़ें, इसके बाद ही आप आगे की कार्रवाई करें। और निर्देश पढ़ने के बाद हम जब फॉर्म भरते हैं तो हमारे दिमाग में किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं रहती है और हमारा फॉर्म भी सही भर जाता है और जो हमारे मन में प्रश्न रहते हैं उनका जवाब भी हमें स्वतः मिलता चला जाता है। अब यहाँ लोक शिक्षण संचालन मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक, ये हमारा पत्र क्रमांक है और दिनांक हमारा 4/7/2026। इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील जो मैंने ऊपर आपको बताई थी, तो पारित आदेश 1 सितंबर 2025 के अनुसार ये हमारी यहाँ पर प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कर रहे शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा 2026 है। जो सामने इसका नियम पुस्तिका हमारी ये है। तो ये नियम पुस्तिका हमारी 3 भागों में बटी है। पहले भाग में प्राथमिक शिक्षक पात्रता सेवारत 2026 विभागीय नियम यहाँ 3 से लेकर पेज नंबर 13 तक है और दूसरे नंबर पर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सेवारत शिक्षकों हेतु 2026 विभागीय नियम 14 से 29 तक हैं, यानी कि ये माध्यमिक स्तर के हैं। और इसके बाद मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली है जो 30 नंबर से लेकर 39 नंबर तक है। तो जब हम विषय सूची को समझ लेते हैं तो आगे हमारा कोई यहाँ पर समस्या नहीं आने वाली है। तो इसके अनुसार अब हम सारी चीजों को समझते चले जाएंगे। अब जो ये ऑर्डर है, ऑर्डर यहाँ पर छपा हुआ है, ऑर्डर के अनुसार ये प्रक्रिया हमारी चल रही है। तो इसको यदि आप चाहें तो आराम से पढ़ सकते हैं। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त आदेश के क्रम में प्रस्तुत रिव्यू पिटीशन डायरी नंबर हमारा ये है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टीईटी उत्तीर्ण करने हेतु समावधि 2 वर्ष से 3 वर्ष कर दी गई है और पारित आदेश का ऑपरेटिव पैराग्राफ निम्न अनुसार है। तो ये अंग्रेजी में ये ऑर्डर हमारा छपा हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद मेन चीज इसमें यह है, इसकी पात्रता परीक्षा परिणाम भविष्य में शासकीय शिक्षक के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति के लिए मान्य नहीं होगा। ये केवल इसी के लिए होगा, भविष्य के लिए ये मान्य नहीं होगा। ये केवल सेवारत शिक्षकों के लिए ही है। परीक्षा केंद्र का नाम ये आपका है ही कर्मचारी चयन मंडल। तो इसके बाद जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जो परीक्षा देंगे उनको कम से कम 50% अंक लाने होंगे और 50% अंक ये कम से कम 75 अंक इनके होने चाहिए, जो 150 नंबर में से होंगे, 150% होंगे इनके। यहाँ कम से कम 90 हमारे
प्रश्न सही होने चाहिए और 90 अंक हमारे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ नकारात्मक अंकन नहीं होगा, तो इसलिए 90 अंक कम से कम चाहिए। ये अन्य के लिए, यूआर के लिए, और ओबीसी के लिए नहीं है, ये यूआर के लिए है, ये तो ये अन्य के लिए है। पिछड़ा वर्ग के लिए भी हमारा यही मानक रहने वाला है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी कम से कम 75 अंक लाने जरूरी है। अब आगे चलते हैं इसी क्रम में। ये हमारा परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम है, तो ये हमारा पाठ्यक्रम समझना बहुत जरूरी है। 150 अंकों का प्रश्न पत्र 2.5 घंटे का होगा और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, जैसे मैंने आपको बताया है। और पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और परीक्षा की संरचना, विषय वस्तु, स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट निम्न अनुसार होगी, जैसे ये है। इसमें जैसे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये हमारा 30 प्रश्न 30 अंक। इसी तरह से भाषा 1 या भाषा 2 जो आप चुनते हैं, तो ये आपके 30 और 30। 2 भाषा हमें कम से कम इसमें चुननी होंगी। अब ये हम अपने ऊपर निर्भर करते हैं कि पहली भाषा हम कौन सी रखते हैं। गणित और पर्यावरण अध्ययन में से भी 30-30 प्रश्न आपके आने वाले हैं, तो ये इस हिसाब से 150 और 150 इस तरह से प्रश्न और उसके अंक रहने वाले हैं। अब इसके सिलेबस को जब हम आगे देखते हैं तो सिलेबस हमारा निम्न प्रकार का होगा, लेकिन प्रश्नों की प्रकृति और स्तर जो होंगे वो पैरा नंबर 1 से लेके यहाँ तक आप एक एक करके आराम से वीडियो को रोक के पढ़ लें। यदि मैं हर एक को पढ़ के बताता हूँ तो वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, तो साथियों इनको आप आराम से रोक के पढ़ लें। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की यदि बात करते हैं तो यहाँ से 30 प्रश्न हमारे आने वाले हैं और 30 के 30 प्रश्न के लिए ये कंटेंट हमारे रहने वाले हैं, जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो इसको आप वीडियो रोक के और डायरी में अपनी नोट करते रहें, क्योंकि जब आप डायरी में नोट करेंगे तो आप यूट्यूब वगैरह के माध्यम से एक एक कंटेंट को आराम से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि यदि आप कहीं कोचिंग करते हैं तो फिर शिक्षण कार्य कौन करेगा, आपको विद्यालय में भी जाना पड़ता है। तो इसलिए आप डायरी बनाएं, डायरी में सारी चीजें आप सिलेबस को लिख लें और मेन चीज लिखने के बाद आपके समझने के लिए यह ठीक होगा। अब समावेशी शिक्षा का अवधारणा, ये भी आपका साइकोलॉजी वाला ही है, तो 5 प्रश्न हमारे यहाँ से इसमें रहने वाले हैं और यहाँ से ऊपर वाला जो टॉपिक है, यहाँ से हमारे बाल विकास से 15 प्रश्न रहने वाले हैं। तो यहाँ तक हमारा ये 20 नंबर का हमारा अभी कवर हुआ है। तो इसमें हमारे ये सारे टॉपिक हमारे रहने वाले हैं, इनको आप देख लें। इसके बाद अधिगम और शिक्षा शास्त्र, ये पेडागोजी से है, तो यहाँ 10 प्रश्न हमारे यहाँ से आएंगे। तो इसके लिए ये सारे कंटेंट मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, इन्हें भी आप नोट कर लें। हिंदी भाषा हमारा फिर 30 प्रश्न रहेगा। हिंदी भाषा में भी हमारा लगभग साइकोलॉजी से संबंधित चीजें रहने वाली हैं, तो इसलिए साइकोलॉजी को बहुत ध्यान से समझ के पढ़ना है। और इसके बाद भाषा विकास एवं संवर्धन शिक्षा शास्त्र, यहाँ 15 प्रश्न यहाँ से हमारे आएंगे और 15 प्रश्न हमारे यहाँ से आएंगे। भाषाई समझ अवबोध के लिए अपठित दिए जाएंगे, जिससे एक गद्यांश, ये सारी चीजें आप समझ के पढ़ें। इसके बाद आगे चलें तो यहाँ हमारा सारा साइकोलॉजिकल बेस यहाँ पर कंटेंट रहने वाला है। जैसे भाषा शिक्षण के सिद्धांत, इस तरह से हमारे ये सारे साइकोलॉजिकल बेस रहेंगे। अब आगे बात करते हैं इसी में अंग्रेजी भाषा की। यहाँ अंग्रेजी भाषा से हमारे 30 प्रश्न रहने वाले हैं। इसमें हमारा 15 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन से आने वाले हैं। इसमें आगे देखें तो ऑप्शन बी में यहाँ पर जो हमारा बी है, यहाँ पर बी सेक्शन में पेडागोजी और लैंग्वेज डेवलपमेंट से यहाँ हमारे 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसमें भी हमारे 15 क्वेश्चन के लिए सारे कंटेंट हमारे ये होंगे। तो सारे प्रकरणों पर आप एक नज़र डाल लें और एक एक करके अपनी डायरी में नोट करते रहें। इसके लिए आप अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय इस समय नहीं है आपकी परीक्षा का, और इसलिए आप पर डे सारी चीज़ों पर विस्तार से अध्ययन करते चलें। संस्कृत भाषा की बात करें तो 30 प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं। जो भी शिक्षक इसमें संस्कृत भाषा लेते हैं तो उनके लिए ये सारे कंटेंट आपके होंगे। ए और ब 2 हमारे पाठ्यक्रम हैं इसमें। तो इसमें हमारा अवबोध और यहाँ हमारा भाषा विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र, यहाँ 15-15 क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। तो सारी चीज़ें आप ये ध्यान से आराम से पढ़ लें और सारी चीज़ों को आराम से समझें। उर्दू भाषा के लिए आपके यही वही 30 प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं। जो उर्दू भाषा लेंगे ये उनके लिए है, तो उर्दू भाषा वाले भी आप देख सकते हैं। केवल आपको 2 भाषा का चयन यहाँ पर करना है, सारी भाषाओं का चयन नहीं करना है। तो इसलिए आप पूरे इसको सिलेबस को ध्यान से समझते चलें।
इसके बाद आगे चलते हैं गणित में। तो जो गणित के आपके 30 प्रश्न रहने वाले हैं, 30 प्रश्नों में आपके किस किस तरीके से आने वाले हैं, जैसे संख्या पद्धति 1000 से बड़ी संख्याओं को पढ़ना व लिखना, तो इस तरह के आपके यहाँ पर प्रश्न आएंगे। गणित का आपका बहुत ही अच्छा पेपर होना चाहिए जो आपकी मेरिट में काफ़ी आपका फायदा पहुँचाने वाला है। इसलिए गणित वाले विषय को और साइकोलॉजी वाले विषय को काफ़ी ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ज़्यादातर पेपर साइकोलॉजिकल बेस ही आपका होता है। तो इसलिए आपको बार बार चांस की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए आप एक ही बार में अपने कैटेगरी के अनुसार पेपर को हल कर लें। दंड आरेख के माध्यम से प्रदर्शित कर उन्हें निष्कर्ष निकालना। तो यहाँ शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे जो हैं वह में यहाँ पर 15 क्वेश्चन इसमें से आएंगे और इसके लिए आपके ये सारी चीज़ें आपकी कवर करेंगी, तो इनको भी आप ध्यान से समझ लें। पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो पर्यावरण अध्ययन से भी आपके 30 प्रश्न है और यहाँ भी आपके विषय वस्तु में 20 प्रश्न यहाँ पे इस टॉपिक से एमए है, ये 20 प्रश्न इतने एरिया से कवर करेंगे। और ये दूसरा ये है और आपका तीसरा आपका आवास ये वाला, इनसे आपके कवर होने वाले हैं 20 क्वेश्चन। और यहाँ आपका ये चौथे को मिला के और ये सारी चीज़ें मैं एक बार और दिखा देता हूँ, इस तरह से आपकी सारी चीज़ें होंगी। तो इसीलिए मैं वीडियो को धीरे धीरे ऊपर की तरफ कर रहा हूँ ताकि आप सारी चीज़ें आराम से लिख सकें। ये भी आपके इसी में कवर होने वाले हैं। तो साथियों सिलेबस बहुत बड़ा है, देखने में आपको छोटा लग रहा था लेकिन काफ़ी बड़ा सिलेबस है, इसलिए आपको एक एक चीज़ आराम से समझ के पढ़नी है। पेडागॉजिकल मुद्दे यहाँ 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से आने वाले हैं इसी में पर्यावरण में। तो यहाँ हमारे ये सारी चीज़ें यहाँ से जितनी भी चीज़ें एक एक चीज़ के लिए हम आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि पर्यावरण से बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको देखने के लिए टेट में मिलते हैं। इसके बाद फिर अध्याय 2 जो माध्यमिक के लिए है, तो माध्यमिक के लिए भी ये गाइडलाइन यहाँ पर दी गई है जो कोर्ट के आदेश के अनुसार, तो इसको भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है और इनके सभी बिंदुओं को आप आराम से पढ़ें, क्योंकि सभी बिंदुओं को पढ़ने में थोड़ा समय तो लगता है लेकिन आपकी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, इसलिए किसी भी चीज़ को यहाँ पर न छोड़े। यहाँ भी वही कंडीशन है, 150 क्वेश्चन आपको SC ST OBC के लिए 75 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 75 अंक, और यहाँ आपके 90 क्वेश्चन सही होने चाहिए, यानी कि 60% आपके प्रश्न होने चाहिए सही। तो 75 लाने यहाँ पर जरूरी हैं और 60 लाने अन्य के लिए जरूरी हैं। इसी तरह से जब हम आगे चलते हैं तो इसका भी हमारा आगे पाठ्यक्रम समझने के लिए तरीका यहाँ पर दे दिया गया है। माध्यमिक के लिए 150 अंक आपके होंगे, 2.5 घंटे का ये प्रश्न होगा और यहाँ पर 150 ही आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब जैसे आपका यहाँ प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन यहाँ भी नहीं है, तो आपका यहाँ भी कोई नकारात्मक मूल्यांकन नहीं है। अब इसके भी 2 भाग होंगे, जो प्रश्न पत्र का भाग ए है एवं बी है। भाग ए सभी के लिए अनिवार्य होगा और भाग ब अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषय का चयन आपको करना है, सभी विषयों को नहीं पढ़ना है। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि आप इसको ध्यान से पढ़ें और समझें। जैसे भाग ए के 4 खंड हैं, अब 4 खंडों में अधिभार निम्नानुसार है। जैसे 4 में हमारा ये है, ये हमारे एक तो ये होगा हमारा भाग 1 हिंदी संस्कृत 8 MCQ क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। भाग 2 सामान्य अंग्रेजी 5 MCQ, सामान्य ज्ञान समसामयिक घटना तार्किक एवं आंकिक योग्यता 7 MCQ और शिक्षा शास्त्र 10 MCQ। इस हिसाब से कुल 30 MCQ यहाँ पर बनते हैं। अब जो अभ्यर्थी या जो शिक्षकगण अपने अपने हिसाब से अलग अलग विषय लेंगे तो भाग ब 120 अंक का होगा। इस प्रश्न पत्र में 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर आपके भी 150 प्रश्न ही यहाँ पर रहने वाले हैं। जैसे जिनका हिंदी भाषा है उनके भी 120, अंग्रेजी भाषा वालों के भी 120, संस्कृत वालों के, उर्दू वालों के, गणित वालों के, विज्ञान वालों के, और आगे देखते हैं तो सामाजिक विज्ञान वालों के भी 120 क्वेश्चन ही यहाँ पर रहने वाले हैं। अब इनको भी आप आराम से पढ़ लें और पढ़ने के बाद ही आगे बढ़े, वीडियो को रोक के आप आराम से पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं तो आगे जब हम चलते हैं तो जैसे हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम है तो ये पाठ्यक्रम आपका रहने वाला है। इसके बाद अंग्रेजी इसी में 5 प्रश्न तो ये आपके रहने वाले हैं। और इसके बाद जैसे सामान्य ज्ञान समसामयिक घटना तो ये आपका इस तरह से पाठ्यक्रम रहने वाला है। ये उनके लिए है जो हमारे 30 क्वेश्चन थे और ये इस तरह से ये सभी के लिए है ये, और ये सभी के लिए यहाँ पर ये होगा।
अब इसमें जैसे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 10%, तो ये सारी चीजें आप एक एक करके नोट करते चलें, क्योंकि मैं आपको फिर दोबारा दिखा देता हूं इनको। जैसे आप यहाँ से आते हैं तो एक एक करके आप सारी चीजों को आराम से पढ़ते। विस्तृत पाठ्यक्रम जैसे ये है हिंदी भाषा, तो यहाँ पर जैसे आप देखते हैं ये प्रश्न पत्र के भाग ब की विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर के समक्ष होगा। इस प्रश्न पत्र मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 9 एवं 10 के प्रचलित पाठ्यक्रम में विषय वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर संबंधतः लिंकेज स्नातक स्तर का होगा और प्रश्न पत्र की अवधारणा, समस्या समाधान और पेडागोजी की समझ पर आधारित होगी। तो इस तरह से आपको सारी चीजें आपको समझ के चलनी है। और इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो आगे चलने पर हमें ये सारी चीजें भी आपको कवर करनी है। इसमें साथियों कोई भी चीज आपको नहीं छोड़नी है, मौका बार बार नहीं मिलता है। ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है और ये गोल्डन चांस निकलना नहीं चाहिए। समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ, ये सारा टॉपिक आपका बहुत ही अच्छा होता है। जब आप साइकोलॉजी को दोबारा पढ़ोगे तो बहुत अच्छे आपका यहाँ पर हिसाब किताब बन जाएगा। जैसे गणित विषय के 120 प्रश्न आपके होने वाले हैं, तो इसके लिए सारी चीज़ों को आप पढ़ते चलें और सारी चीज़ों के जिनका गणित विषय है वे अपने डायरी में नोट कर लें। सारी चीज़ों को आप नोट करते चलें। इसके बाद हम अगले विषय की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और ये आपके अभी गणित विषय में ही चल रहे हैं। जिनका विज्ञान विषय है, विज्ञान विषय वाले अपने हिसाब से यहाँ से विज्ञान विषय वाले आप देख लें। जैसे आपके ये ब्रह्मांड, मापन, पदार्थ, ये सारी चीज़ें आपकी बल, सारे टॉपिक आप नोट करते चलें और सारे टॉपिकों को नोट करने के बाद अपनी तैयारी को बढ़िया से करते चलें। इस तरह से आप जब तैयारी करेंगे तो मैं मानता हूँ आपके 75 के बजाय जिनको 75 लाने हैं उनके 100 आएंगे और जिनको 90 लाने हैं उनके कम से कम 110 से 120 के बीच में नंबर आएंगे। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो सामाजिक विज्ञान में 120 प्रश्न यहाँ पर इस तरह से होंगे। तो एक एक चीज को आप समझकर चलें। सामाजिक विज्ञान का और हिंदी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप उनको देखकर भी उनका लाभ उठा सकते हैं। और साथियों यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो इस तरह से आप सारी चीज़ों को कवर करते चलेंगे। तो ये आपने देख लिया SST का, इसमें भूगोल भी हमारा आने वाला है। एक एक करके हम सारी चीज़ों को करते चलेंगे। और इसके बाद अगले बिंदु की तरफ आते हैं, मुख्य भाषा हिंदी, जिसके 120 प्रश्न रहने वाले हैं। अब हिंदी में जो आपका है ये भाषाई समझ अवबोध, ये आपको कवर करना है। मैं बता रहा हूँ आपका साइकोलॉजिकल बेस बहुत अच्छा रहने वाला है और साइकोलॉजी की पटना प्रकाशन की बुक बहुत अच्छी आती है। तो आप पटना प्रकाशन की बुक एक बार देखेंगे तो आपकी साइकोलॉजी सारी अच्छी हो जाएगी और साइकोलॉजी के अनुसार आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा, आगे आप जो बुक लेना चाहते हैं उसको ले लें जो आपको अच्छी लगे, लेकिन मुझे वो अच्छी लगती है। इसके बाद जब हिंदी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो हिंदी से आगे की तरफ भी हमारे ये सारे अभी हिंदी में ही हम कवर करते चल रहे हैं। इसके बाद आते हैं मुख्य भाषा अंग्रेजी में। तो जिनका अंग्रेजी विषय माध्यमिक में रहने वाला है वे अपना सिलेबस नोट कर लें और अपने सिलेबस को नोट करके उसी हिसाब से आप आगे बढ़ते चलें, क्योंकि सारी चीज़ें जब आप नोट कर लेंगे तो आपको अच्छी कामयाबी यहाँ मिलने वाली है। इसी में फिर आपकी पेडागोजी और लैंग्वेज डेवलपमेंट जब आप देखेंगे तो ये भी आपको अंग्रेजी वालों को कवर करके चलना है। इसके बाद जबकि आते हैं मुख्य भाषा संस्कृत की तरफ, जो संस्कृत भाषा लेना, जिनकी संस्कृत भाषा है, तो संस्कृत भाषा वालों के लिए ये पाठ्यक्रम आपका सामने है, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ आ रहे हैं और इसकी नियमावली वगैरह को हम आगे चल के समझेंगे। ये सारे आपके संस्कृत भाषा वाले हैं, तो इसको आप संस्कृत वाले सभी साथी देख लें। इसके बाद सारी चीज़ों को कवर करते हुए मुख्य भाषा उर्दू की तरफ आते हैं। तो उर्दू वाले भी अपनी अपने देख लें जिनकी भाषा उर्दू है। उर्दू में आपको क्या क्या चीज़ कवर करनी है नोट करते चलें और नोट करने के बाद अपने नोट्स बनाते हुए तैयारी करें।
इसके बाद आगे 6, 7 आपका ये आगे चलते हैं उर्दू वालों के लिए, ये सारा नीचे तक आपका उर्दू वालों के लिए ही है। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो ये भी आपका उर्दू वालों के लिए ही है। अब इसमें आगे आते हैं हम, जो इसकी मध्य प्रदेश चयन मंडल भोपाल की परीक्षा संचालन से संबंधित नियम एवं निर्देश हैं। तो ये सारे निर्देश आपको पढ़ने हैं, एक भी निर्देश को आपको बिना पढ़े आगे नहीं बढ़ना है। मैं धीरे धीरे वीडियो को ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, इसलिए आप सारे निर्देश आप आराम से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ भी आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। जैसे जो दिव्यांग हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पर दी गई है, और जो प्रतिपूरक समझ हेतु शर्तें हैं उसके लिए ये हमारा, जैसे जो दिव्यांग है किसी प्रश्न पत्र में 3 घंटे की अवधि है तो अलग से 60 मिनट का समय अलग से दिया जाएगा। जिस प्रश्न पत्र में 2.5 घंटे का समय है उनके लिए 50 मिनट का इस तरह से समय दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें समझनी जरूरी होती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पूरी नोटिफिकेशन सभी अभ्यर्थियों को देखना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आके हमें अपना सिलेबस को या पूरे नोटिफिकेशन को बिना पढ़े आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सारी चीज़ों को समझें। हालांकि हमें सारी चीज़ों की पता है, लेकिन एक बार पढ़ लेने से क्या दिक्कत है, एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से फिर हम आगे चलते हैं। जैसे हमारा ये है, यदि हमारा कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके लिए ये नियमावली है, किस तरह से उसके लिए हम वो उसका अंकों का आगे हमें प्रदान किया जाएगा। यदि किसी प्रश्न 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और उत्तर कुंजी समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल्यांकन के बाद अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में से 90 अंक प्राप्त करता है तो उसके अंकों की गणना इस तरह से होगी। इसी तरह से उदाहरण 2, यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और कुंजी समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों के 40 अंक प्राप्त करता है, 140 अंक प्राप्त करता है तो उसके अंकों की गणना इस तरह से होगी। तो सारी चीजें आप आराम से इसको समझ लें। सारे उदाहरण समझने के बाद आगे बढ़ें। प्रश्न पत्रों के संबंध में अभ्यावेदन, यदि कोई प्रश्न पत्र गलत होता है, किसी पे आपत्ति होती है तो उसके लिए आप इसको पढ़ें और इसके बाद ही आपत्ति अपनी दर्ज करें। अनुचित साधन जो माने गए हैं, अनुचित साधन का आप सारी चीजों का अध्ययन कर लें, कौन कौन से अनुचित साधन है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। और इस तरह से सारी चीजों को समझने के बाद फिर हम आते हैं प्रारूप धारण पर। तो इसके बारे में भी आप एक बार जरूर पढ़ लें। परीक्षा परिणाम का प्रकाशन किस साइड पर होगा, दोनों साइड ये हमारी यहाँ पर दी हुई हैं, और परीक्षा परिणाम ये हमारा, इसके बारे में आप पढ़ें। तो ये साइड यहाँ पर दी हुई है, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद आगे चलते हैं तो इनको भी आप पढ़ें। यदि मैं पढ़ता हूं तो बहुत ज्यादा समय आपका हो जाएगा। न्यायिक क्षेत्राधिकार परीक्षा संचालन संबंधी नियम प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत होगा, इससे बाहर नहीं होगा। यदि आप जिला आपका कोई भी है, लेकिन ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में ही होगा, जहां भी है आपका उच्च न्यायालय है जैसे। तो आगे चलते हैं आप। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संकलन किए जाने वाले दस्तावेज, तो इनको भी आप आराम से पढ़ें। सारी चीजें पढ़ने के बाद आगे बढ़ें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वीडियो अब भी हमारी लगभग 24 मिनट की हो गई है और इनको सारे को पढ़ने के बाद आगे बढ़ें। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें सारा ऑनलाइन फॉर्म भरने के निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं, इस हिसाब से आप निर्देश भरें। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये इस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भरने की व्यवस्था है, तो एक एक बिंदु को आप ध्यान से पढ़ें। और जब आप कैफे द्वारा या कियोस्क द्वारा भरेंगे तो आप स्वयं कंप्यूटर द्वारा भरेंगे, तो इस तरह से आपके स्टेप बाय स्टेप आते रहेंगे। तो एक एक स्टेप को आप फॉलो करते चलें और उसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। इस तरह आपका ये पूरा फॉर्म होगा। तो मैं समझता हूँ आपका फॉर्म भी भर जाएगा और जब आप तसल्ली से आप भरते हैं तो सही भी होगा। बैंक आपका क्रेडिट डेबिट सभी बैंकों, इंटरनेट बैंकिंग सभी से आपकी फीस जमा हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें, इसके अनुसार आप आगे बढ़ें। और इसके बाद आगे लास्ट की तरफ चल रहे हैं बस। इस तरह से आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था के लिए भी आप इसको पढ़ लें, किस किस तरीके से आपका संशोधन होने वाला है। तो जब आपको नियम की पता होती है तो यहाँ पर कोई दिक्कत आपकी नहीं आने वाली है।
ऑनलाइन आवेदन पत्र का निरस्तीकरण कैसे होगा, तो इसके लिए भी आप इसको सारे को पढ़ लें, क्योंकि सारी चीज़ें मैं पढ़ता हूं तो वीडियो कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे की आपकी हो जाती है। और पुनः गणना मूल्यांकन आपका ये इस तरह से यहाँ सारी चीज़ आपकी, इसको भी आप नोट करते चलें। और यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो टोल फ्री नंबर आपका ये दिया हुआ है, इस पर आप संपर्क करें। और शिकायत मंडल की ईमेल आईडी आपको दी गई है, तो इस पर आप कोई भी शिकायत लिखित में भी भेज सकते हैं। तो मैं समझता हूँ साथियों सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। आवेदन पत्र भरने की समय सारणी आपके सामने है, इसको आप समझ लें, इस हिसाब से ही आप करें। ऑनलाइन परीक्षा का विवरण भी आपके सामने है, इसको आप आराम से वीडियो को रोक के समझ लें। और परीक्षा शुल्क का जो तरीका है, जो विवरण है, वो भी आपके सामने दिया हुआ है, तो इसको भी आप समझ लें। इसके बाद आगे चलते हैं। परीक्षा शहरों की यदि बात करें तो कौन कौन से शहर यहाँ रहने वाले हैं, रैंडम तरीके से आपको मिलेंगे। ये आपके 11 शहरों में परीक्षा होने वाली है, तो ये रैंडम तरीके से आपको मिलेंगे। इसके बाद आगे हमारा ये लास्ट हमारा ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश, तो ये सारी चीज़ें आप आराम से पढ़ लें और इसके बाद ही आगे बढ़ें। तो मैं समझता हूँ साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेट भर्ती से संबंधित जो भी जानकारी अपडेट होती रहेगी हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।